विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दिसंबर को देखते हैं। पहला टॉपिक है, हाल ही में भी सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो उसी 25 दिसंबर को ही सरकार ने सुशासन दिवस के अवसर पर ही सुशासन सूचकांक जारी किया है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको आप देख लीजिए। पहला कि सुशासन सूचकांक है ना, ये कौन तैयार करता है? तो यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तैयार करता है। इसमें जो है राज्यों को, जितने भी राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित हों चाहे वो स्वतंत्र राज्य हों, उन राज्यों का डाटा, मात्रात्मक डाटा एकत्र करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि कौन राज्य में सुशासन कितना बेहतर है। इसके लिए 10 क्षेत्र शामिल किए गए हैं। 10 आधारों पर ये सूचकांक तैयार किया जाता है। उसमें है कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग संबंधित क्षेत्र, मानव संसाधन विकास के लिए क्या काम किए गए हैं, ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और उपयोगिता, आर्थिक शासन किस प्रकार का है किसी राज्य का, समाज कल्याण और विकास कैसा है, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा कैसा है, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन। इन 10 आधारों पे जो है यह सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें जो राज्य होते हैं उनको चार भागों में, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक ऐसे पहले राज्य बोलते हैं समूह ए, फिर समूह बी, फिर उत्तर पूर्व के पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित राज्य। इस प्रकार से 4 प्रकार से राज्यों को श्रेणीगत किया गया है। अब देखा जाए इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, तो इसमें प्रथम स्थान जो है ओवरऑल वो गुजरात को मिला है। ये याद रखिएगा, पीसीएस में आईएएस में पूछता है। दूसरा महाराष्ट्र में और तीसरा गोवा में, गोवा को स्थान मिला है। इस प्रकार से 20 इसमें जो है 20 राज्यों ने जीसीआई में ज्यादा सा, मतलब कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा सुधार किया है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है, और जबकि उत्तर प्रदेश वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मिजोरम और दक्षिण जम्मू कश्मीर 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने, मतलब कि पहाड़ी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, मतलब कि देख लीजिए सीमाएं। ये मेंस के पर्पज से सीमाएं और उसका महत्व काम करेगा। इसमें अगर सीमाएं देखा जाए तो पहली बात तो ये सरकारी डाटा के आधार पर बना लिया जाता है, जनता से कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है, और इसमें जो है मेन ध्यान रखा जाता है आउटपुट और इनपुट और आउटपुट पे। जैसे कि आपको पता है कि जब किसी बात पे इनपुट और आउटपुट पे ध्यान दिया जाता है तो उसमें क्वालिटी जो है, गुणवत्ता से समझौता, गुणवत्ता का मापन नहीं होता, तो ये एक समस्या हो जाती है ना। तो ये चीजें हैं। और उसके नेक्स्ट अगला टॉपिक है सोया मिल। सोया मिल या जिसको सोयाबीन बोलते हैं, सोयाबीन बरी भी जिसको कहीं कहीं भाषाओं में बोला जाता है, इसको आवश्यक वस्तु में घोषित किया गया है। ये जान जाइए कि आवश्यक वस्तु क्या है। एक आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955 का। इस अधिनियम के तहत यह उस समय यह प्रावधान किया गया था कि तब, जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता के जस्ट बाद भारत में फूड क्राइसिस थी, फूड की उपलब्धता कम होती खाद्यान्न की उपलब्धता कम होने के कारण सरकार ने उसको रेगुलेट करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लेकर आई। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि जिस खाद्यान्न को सरकार अगर घोषित कर दे कि आवश्यक वस्तु है, तो उसका जो है कोई भी व्यापारी भंडार नहीं कर सकता, कालाबाजारी नहीं कर सकता है। जितना अमाउंट सरकार फिक्स करे उतना तक ही स्टोर कर सकता है। तो इस तरह कंट्रोल करने के लिए इस कानून को तब लाया गया है। उसी के तहत जो है सोया मिल को भी आज भी वस्तु अधिनियम, मतलब आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। इससे क्या फायदा होगा कि मार्केट में सोया की कमी हो रही थी, लोग कालाबाजारी और स्टोर कर ले रहे थे व्यापारी, जिससे उसकी प्राइस हाई हो जा रही थी। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, इसको आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। अब देख लीजिए सोयाबीन मिल का यूज कहाँ होता है। सोयाबीन सामान्यतः जो है पशुओं को और पोल्ट्री में खिलाने के लिए प्रोटीन के रूप में सबसे बेहतरीन खाद्यान्न के रूप में यूज किया जाता है। पूरे विश्व में जितना भी पशुओं को और पोल्ट्री में जो प्रोटीन के रूप में खाद्यान्न यूज किया जाता है, जिसको फीड भी बोलते हैं, तो उसमें 2/3 भाग किसका है, इसी सोया मिल का 2/3 यूज किया जाता है।
जैसा कि आपको पता है कि सोयाबरी जो है इंसान भी खाते हैं, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। हाँ, ये हो गया आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में भी। एक बात और जानिए, आवश्यक वस्तु का कोई एक खास परिभाषा नहीं है। इसमें कोई एक बस सूची है, उस सूची में जो भी डाल दिया जाता है खाद्यान्न जो भी वस्तु वो आवश्यक वस्तु कहलाने लगती है, और यह डालने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्यों को नहीं है ऐसा करने का। इसका जो कार्यान्वयन करता हुआ केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस कानून का लागू करता है, या जब समय होता है तो उस पदार्थ को, उस वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करता है। तो ये जो है यूपीएससी अक्सर कार्यान्वयन एजेंसी या मंत्रालय पूछ लेता है, तो इस आधार पे आप समझिए। तो कभी कभी इस मुद्दे आवश्यक वस्तु नियम की आलोचना भी की जाती है। उसका इस आधार पर आलोचना की जाती है कि उस जब ये कानून लाया गया था तो उस समय तो ऐसी जरूरत थी कि लोग भंडार ज्यादा कर लेते थे, मूल्य अधिक हो जाते थे, लोग मिलते नहीं थे, समस्याएं थी। लेकिन कहा जाता है कि आज के समय में तो इतना पर्याप्त उत्पादन होता है कि कोई क्या रखेगा, कितना भंडार करेगा। इसकी वजह से समस्या ये हो जा रही है कि अब बहुत सारे व्यापारी वो रख ही नहीं पाते हैं। पता चला चिप्स बनाने वाली कंपनी, उसको आलू बहुत ज़्यादा स्टोर करना है, लेकिन इस कानून के तहत अगर वो स्टोर करेगी तो उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो चिप्स कहाँ से बनाएगी, थोड़ा थोड़ा खरीद के लाए। तो इसलिए ये इसकी आलोचना भी की जाती है कि ये जो है मतलब व्यापार के भी नज़रिए से ठीक नहीं है, कृषि व्यापार को भी विकृत किया है। इसकी वजह से कोई किसान है आलू बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया, वो बेचेगा ही, बेच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि व्यापारी खरीदेंगे ही नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वो ज़्यादा अगर स्टोर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो इस सब की वजह से तो इसका थोड़ा सा आलोचना भी की जाती है। सरकार इसको सुधारने के लिए 2020 में अभी जो कानून लाई थी, जिसके विरोध में किसानों ने इतना लंबा संघर्ष किया, वो उसमें यही चीज था कि इस संशोधन में सुधार करके इसको हटा गया था, एक तरह से कह सकते हैं आवश्यक वस्तु का, कि सरकार कोशिश नहीं करेगी कि किसी चीज को आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इसीलिए क्योंकि वो बढ़ावा देना चाह रही थी, लेकिन किसानों ने विरोध किया, जिसकी वजह से इस संशोधन को भी वापस ले लिया गया। तो भी वही है। अगला टॉपिक है संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा। पहले जानिए गोल्डन वीजा क्या होता है ना। न्यूज में इसलिए है कि अभी बॉलीवुड अभिनेता हैं अभी तुषार कपूर, उनको जो है संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा जारी किया है। गोल्डन वीजा एक विशेष तरह का वीजा होता है। वह ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है, चाहे वो व्यापारी हो सकते हैं, निवेशक हो सकते हैं, उद्यमी हो सकते हैं, उत्कृष्ट प्रतिभा के व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक हो गया, रिसर्चर्स हो गए, है ना, चिकित्सा के डॉक्टर्स हो गए, बहुत मेधावी छात्र हो गए। उनको जो है देश अपने देश में निवासी बनाने के लिए यह एक तरह का जो वीजा देता है, उसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन वीजा। ऐसा अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में ही नहीं है, और पश्चिमी अन्य देशों में भी है। इसमें क्या होता है कि बस उसकी मेधावी और उसका या तो कमर्शियल व्यक्ति है, निवेशक है, तो उसके पैसे के आधार पर उसको वीजा दे दिया जाता है, जिसके आधार पर वो अस्थायी निवासी वहाँ बन जाता है। उसको स्वामित्व, पैसे, बिजनेस करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। वहाँ स्वामित्व, प्रॉपर्टी स्वामित्व की भी दे दी जाती है, अधिकार दिए जाते हैं। 5 से 10 सालों तक के लिए निवास का एक बार ही वीजा दे दिया जाता है निवास करने का। उसके उसी नहीं, उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी दे दिया, शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह की जो प्रावधान होता है उसको गोल्डन वीजा, संयुक्त अरब अमीरात का जो वीजा प्रावधान है उसको गोल्डन नाम दिया गया। तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, इसको 2019 में शुरू किया है। तो ये चीज जानिए, इसका महत्व तो आप समझे जा रहे हैं। इससे इसका महत्व ये होगा कि कोई देश जब ऐसे वीजा प्रावधान लाएगा, वहां पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग आएंगे, अगर इंटेलेक्चुअल को आकर्षित करता है ना। वहां निवेश अच्छे से अच्छे आएगा, क्योंकि व्यापारी और निवेशक को प्रोत्साहन को ये दिए जा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, राष्ट्र निर्माण में मदद मिलेगी, अनुसंधान प्रोत्साहित होंगे, है ना। वहां पर मतलब कि अच्छे खासे मतलब इंटेलेक्चुअल्स उस देश में पहुंचेंगे, तो ये भी होगा भारत के लिए थोड़ा सा अच्छा, इसलिए होगा कि भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है, जान ही रहे हैं जैसा कि। तो अगर यहाँ भारत के ऐसे लोग जो खाड़ी देशों में जॉब करते हैं, उनको भी एक और ऑफर खुल गया, लोग जाएंगे, भारत यूएई का संबंध भी मजबूत होगा। तो ये सब है।
अगली टॉपिक है टोकेनाइजेशन मानदंड। ये टोकेनाइजेशन मानदंड क्या है इसको जानिए, नाम से बोलते हैं। और आरबीआई का दिशा निर्देश। अब पहला न्यूज तो ये है कि आरबीआई ने एक अभी दिशा निर्देश जारी किया है। उस दिशा निर्देश के तहत उसने ये घोषणा की है कि जो टोकेनाइजेशन का प्रावधान था उसको 6 महीने और बढ़ा दिया गया, मतलब कि 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जानिए कि ये टोकेनाइजेशन मानदंड क्या है। अभी तक क्या होता था, जैसे आप कोई बिजनेस मतलब कोई खरीदारी करते थे, या तो आप एक फॉर्म भरते थे, सभी लोग एक फॉर्म भरते होंगे जैसे यूपीएससी का, पीसीएस का कोई, तो उसका फी जमा करने के लिए क्या करते हैं, कार्ड का हम क्या देते हैं, कार्ड का जो 12 या 16 अंक का जो कोड होता है उसको हम देते हैं। उसके बाद सीसीवी नंबर देते हैं, एक्सपायरी डेट उसमें डालते हैं ना, महीना और ये डालते हैं। उसके बाद तो एक क्या आता है, हमारे यहाँ आता है ओटीपी नंबर। तो इस तरह से होता है। तो जब हम 16 अंकों का अपना कोड डालते हैं, उसके बाद सीसीवी नंबर डालते हैं, तो ये सब क्या होता है, उस मर्चेंट जहाँ स्टोर हो जाता है, जिस वेबसाइट पे डालते हैं वहाँ स्टोर हो जाता है बगल में। और भी इस पे ही वेयर भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं ना। तो ऐसा होता था। लेकिन अब जो है सरकार टोकेनाइजेशन में क्या होगा, इसमें इस तरह प्रावधान होगा कि जो भी बैंक होगा, जैसे कार्ड है, जो एसबीआई का कार्ड है, या जिस जो भी बैंक कार्ड जारी करेगा, वह एक ऐसा तंत्र विकसित करेगा कि वह टोकन की बजाय क्या करेगा, सॉरी, वो जो है कार्ड के नंबर डालने की बजाय, जब भी हम उस पे जाएंगे, उस पोर्टल पे ओपन करेंगे, तो क्या हमें वहां से मिलेगा, एक नंबर मिल जाएगा, डिजिट नंबर मिल जाएगा 16 अंक का। वो टोकन होगा, वो हर बार जितने बार करेंगे अलग अलग आएगा। उसको जब हम फी पेमेंट करेंगे तो उस समय हम उसको वहां पर पुट करेंगे, उसको डालेंगे, तो जो हमारा बैंक होगा वो वहां मैच कराएगा कि हाँ जो हमने टोकन जारी किया वही वाला ना। अगर वही मैच कर गया तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारे डाटा होते हैं स्टोर, वो स्टोर नहीं होगा। इस तरह का जो प्रावधान होते उसको टोकेनाइजेशन मानदंड बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, ऐसा यही सेम प्रावधान इसमें आधार कार्ड में लागू हो गया। आधार यूआईडीआई पे अगर आप जाएंगे पोर्टल पे, वहां अपना आधार कार्ड एक बार रजिस्टर करेंगे, तो वहां पर एक आपको एक फिर 12 अंक का एक ओटीपी आ जाता है, एक टोकन मिल जाता है। उस टोकन को अब कोई मांग रहा है, मतलब कि जैसे आप सिम कार्ड लेने गए, वहां अपना आधार नंबर दे करके आप उस टोकन को दे सकते हैं, है ना। आधार की वेबसाइट पर से जाकर ले करके अपना आधार रजिस्टर करके, इससे जो भी आप डाटा इनपुट करेंगे वो आधार की वेबसाइट, आधार यूआईडीआई के पास ही रहेगा। दूसरी जगह हम सिम खरीदने गए उसको दे आधार नंबर देने की उन्हें। तो इस तरह का प्रावधान है, उसको टोकेनाइजेशन मानदंड बोलते हैं। तो ये चीजें है, इससे स्टोर इससे जो है मतलब सिक्योरिटी ज्यादा होगी, है ना। इसमें 3 प्रावधान होता है, जैसा कि जानेंगे। पहले टोकन प्रावधान, फिर टोकन प्रक्रमण, तो पुनः प्रयोग। अच्छा, दोबारा बार बार प्रयोग करने के लिए भी बार बार ऐसे वही टोकन लेते रहेंगे, आप यूज करते रहेंगे। अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडिया लाइवलीहुड रिपोर्ट। यह जो है स्टेट ऑफ इंडिया लाइवलीहुड रिपोर्ट एक एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज नामक संगठन है, उसने जारी किया है। इसने इसने ये बोला है कि 7 साल में जो ये केंद्र सरकार अभी है वर्तमान में, उसके 7 सालों में जो इसने फंडिंग जितना भी किसानों को दिया है, किसानों में या किसान उत्पादक संगठनों में, उसमें मात्र 1 से 1.5%, 1 से 5% लोग के किसान उत्पादक संगठनों को ही फंडिंग प्राप्त हुई, जितने भी किसान। इसका मतलब कि इस सरकार का जो फंडिंग है वह पूरे किसान उत्पादक संगठनों को नहीं पहुंच पा रही। अब जानिए किसान उत्पादक संगठन क्या होते हैं। किसान उत्पादक संगठन एक संगठन है जिसमें कोई किसान आपस में मिल करके एक संगठन बना लेते हैं। वो छोटे, सीमांत, बड़े किसान हो सकते हैं। यह जो संगठन बनता है, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत है, कानूनी है, ये एक कानूनी इकाई है, ये बनाया जा सकते हैं। इसका जो गवर्नेंस है, ऑपरेशन है, वह सारे किसान मिलकर स्वैच्छिक रूप से करते हैं। इसमें सरकार किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। इससे फायदा क्या क्या होते हैं, इससे बहुत फायदे हैं। पहले बात की, जो किसान है वो आपस में मिल करके खेती कर सकते हैं, अब बार्गेनिंग कर सकते हैं, कारपोरेट से बार्गेनिंग कर सकते हैं, मार्केट में जो है प्राइस को, अपनी डिमांड को मांगने लिए काम कर सकते हैं, सरकार से अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सकते हैं, ये भी होता है। ये संगठन मिल करके आपस में
में जो है गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं, आपस में जो चर्चा करते हैं नई तकनीकों को भी लाने में मदद करते हैं। शिक्षा भी बढ़ती है, इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, तो इससे एक फायदा होता है कि लैंगिक समानता भी आती है, सामाजिक उत्थान भी होता है। तो इस तरह से ये चीजें फायदे की चीज है। किसान उत्पादक संगठन जो होते हैं ये इसके लिए सरकार ने भी कुछ प्रयास किया है कि देश में किसान उत्पादक संगठन जो है ना, उनका बढ़ोतरी हो। तो इसके तहत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जो है उसने 10,000 एफपीओ को मतलब कि बढ़े, 10,000 कम से कम हो जाए, इसके लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की। जैसा कि पता है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा गवर्न और उसके द्वारा फंडेड होती है। तो ये एक शुरुआत की है। 2014 में सरकार ने एक इक्विटी अनुदान की योजना पास की थी। इस इक्विटी अनुदान योजना के तहत 15 लाख तक जो है किसान लोन ले सकते हैं, अधिकतम 3 चरणों में, है ना, 2 चरणों में अधिकतम ले सकते हैं 3 वर्ष के अंदर, है ना। उसके बाद क्रेडिट गारंटी योजना भी लागू की गई है। क्रेडिट गारंटी योजना बैंक दिए जाते हैं ऐसे किसानों को जिन्होंने क्रेडिट का वो किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। ये चीज होती है। इनके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं आज के डेट में, है ना। पहली बात तो इन किसान संगठन जो होते हैं उनके पास व्यवसायिक कौशल नहीं होता है, बार्गेनिंग करने की क्षमता की कमी है, जो आपूर्ति श्रृंखला वो मजबूत नहीं है, रोड नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ऐसे कोल्ड स्टोरेज ट्रक नहीं है। तो ये इस तरह की बहुत सारी अभी कमियां भी हैं। बाजार में बहुत सारे बैरियर्स हैं लिंकेज उसमें बहुत सारे लिंकेज भी हैं, बीच में बिचौलियों हैं। तो इस तरह की उनके समक्ष चुनौतियां भी हैं। आगे क्या किया जा सकता है, इनका क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए, है ना। क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए, फंडिंग पर्याप्त देनी चाहिए, ग्राहकों की पहचान करें, उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, स्टार्टअप के विकास पर बल देना चाहिए, है ना। इक्विटी अनुदान और ऋण प्रदान करने के लिए सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं का लाभ उठाने को आप जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। आप पर्याप्त पेशेवर कमजोर वित्तीय ऋण इस मतलब ढांचागत मजबूती प्रदान करनी चाहिए। ये है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। आप कर्मयोगी सिविल सर्विसेज चैनल पे अगर नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वो भी एक महत्वपूर्ण बेहतरीन नॉलेज प्राप्त करेंगे, वो भी आपके ही आभारी होंगे। इसलिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।